हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 4 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस करंट अफेयर्स की सुप्रभात सीरीज में। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम रुख करते हैं। तमिलनाडु टॉप्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है निर्यात करना, यानी कि हमारे यहाँ से कोई वस्तु हम दूसरी जगह पर भेज रहे हैं उसे कहते हैं निर्यात। तो जो हम हमारे भारत से स्मार्टफोन्स दूसरे देश में भेजते हैं, उसका 40% जो स्मार्टफोन है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनते हैं, केवल एक जिले से। बहुत बड़ी बात है। पिछले 2 सालों की बात करें तो जितने स्मार्टफोन हमने विदेश में यूएस में भेजे हैं, उसके 40% स्मार्टफोन वो यहाँ बने हैं तमिलनाडु में। तो एक्सपोर्ट्स के नजरिए से ये बहुत बड़ी बात है कि तमिलनाडु सबसे टॉप पर है। ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर 23 की बात हो रही है। accounted for 30% of all electronic goods export from India in financial year 24। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश और कर्नाटका जो है उनका नाम आता है। ये एक्सपोर्ट्स के मामले में बेहतरीन रहे थे फाइनेंशियल ईयर 22 में। ठीक है ना। However, in recent years, among the top exporters of electronics, only Tamil Nadu's number have consistently risen। ठीक है। तो इसका जो कद है निर्यात के क्षेत्र में बढ़ा है। तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो हम हासिल करेंगे। तो तमिलनाडु के बारे में अगर देखा जाए तो कहाँ है आपका ये तमिलनाडु, तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ये रहा तमिलनाडु। इस तमिलनाडु का इतिहास में बहुत नाम रहा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल रहा ये तमिलनाडु। जैसे हम संगम काल की बात कर रहे होते हैं। संगम काल, संगम का मतलब होता है उस दृष्टि से लिया गया जैसे वहां पर मीटिंग्स वगैरह होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, या फिर आप कहेंगे बैठक हुआ करती थी। तो उस युग को नाम दिया संगम युग। ठीक है ना। तो संगम युग में हम बेसिकली 3 राज्यों की बात करते हैं, पांड्य, और यहां पर चोल, और इधर आपके चेर। चेर चोल पांड्य राज्य जो थे ना, हम उनके बारे में जो बात करते हैं संगम युग में। तो ये तमिलनाडु जो क्षेत्र था संगम युग में भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। पांड्य राज्य के संरक्षण में ये फला फूला। ठीक है। और जो मैंने ब्लैक लाइन खींची है, यहां पर आप मान के चलिए कि कभी चोल साम्राज्य का अस्तित्व था। और ये जो इस साइड में आप देख पा रहे होंगे केरल का हिस्सा कुछ, और कुछ हिस्सा कर्नाटका का, ये कभी चेर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब जब वर्तमान की दृष्टि से हम देखते हैं, वर्तमान में इस तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ के सीएम कौन है? तो नाम आता है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जब तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं, इस तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु अस्तित्व में आया। ठीक है। और चलो यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं, 1 नवंबर 1956 को ये अस्तित्व में आया। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई। और यहाँ पर मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। तो जब हम संगम युग के बारे में बात करते हैं तो आपने संगम साहित्य में एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, तोलक्कापियम, जो कि तमिल भाषा का एक व्याकरणिक ग्रंथ है। तो वो भी तमिल भाषा ही से संबंधित है। जब हम तमिलनाडु के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 511 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है वो तमिलनाडु का घनत्व है। जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तमिलनाडु का क्षेत्रफल कितना है? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये तमिलनाडु। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में
रखने हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आर एन रवि जो हैं वो यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। आर एन का मतलब क्या होता है? इनका पूरा नाम है रविंद्र नारायण रवि। तो ये वहां के राज्यपाल हैं। बाकी ऑप्शन में भी नाम आपने पढ़े होंगे। तो नल्लू इंदिरा इंद्रसेना रेड्डी के बारे में जब बात करते हैं तो ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और कलराज मिश्र की बात की जाए तो कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। और रघुवर दास की बात की जाए तो रघुवर दास जो हैं वो कहाँ के राज्यपाल हैं? तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि वो वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तमिलनाडु से ही संबंधित एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा। आदि पेरक्कू तमिल महीने के आदि के रिक्त स्थान दिन मनाया जाने वाला उत्सव है। तो वहां पर एक त्योहार मनाया जाता है जिस त्योहार का नाम है आदि पेरक्कू। तो ये तमिल महीने के आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 18वें दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार है। जब हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करते हैं तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये कौन सा महीना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि ये जुलाई अगस्त की बात है, यानी कि जुलाई अगस्त में ये त्योहार मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर। तमिल समुदाय द्वारा मानसून की शुरुआत पर यह त्योहार मनाया जाता है। मानसून की शुरुआत का द्योतक है ये आदि पेरक्कू त्योहार। ठीक है, और आदि का महीना जो है वो मानसून का ही प्रतीक माना जाता है, यानी कि मानसून के आगमन पर यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना। आदि पेरक्कू पानी के जीवन निर्वाह गुणों का सम्मान करता है। ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। और किस प्रकार से ये उत्सव मनाते हैं? तो इस दिन प्रकृति मां को अमन देवताओं के रूप में पूजा जाता है। प्रकृति को, है ना, यही हमारी जननी है। जब हम इस आदि पेरक्कू की बात करते हैं तो कभी कभी आपने एक नाम सुना होगा, पडिनेतम। पडिनेतम पेरुक्कू। तो कई बार इस त्योहार का नाम ये भी ले लिया जाता है क्योंकि तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है तमिल, उस लैंग्वेज में पडिनेतु का अर्थ होता है 18 और पेरुक्कू का मतलब होता है उठना। ठीक है ना। हालांकि जो हम बात करते हैं आदि का महीना, ये जो आदि का महीना है बीज और वनस्पति के अन्य रूपों की, जैसे हम बात करते हैं बुआई रोपण के लिए अनुकूल माना जाता है। ठीक है, तो प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और कावेरी नदी को धन्यवाद देने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी परंपरा है। तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा हम जब चलते हैं आजादी से पहले, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने वहां पर नमक सत्याग्रह की यात्रा शुरू की थी, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक ही है। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये रहेगा। तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी। और वो यात्रा उन्होंने कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को वो यात्रा शुरू की। और उनको कहां पहुंचना था? उनको पहुंचना था दांडी। और वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया। नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों ने लागू किया हुआ था उसे तोड़ा। फिर जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनके साथ 78 अनुयायी इनके साथ चले थे और नमक बनाया। जिस दिन इन्होंने नमक बनाया उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई।
इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के चर्चे पूरे भारत में देखने को मिले। महात्मा गांधी की इस यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन जो था वो दांडी ही था, है ना। तो इसी बात से प्रभावित हुए थे सी राजगोपालाचारी, जिनके बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं, ये महात्मा गांधी की यात्रा से प्रभावित हुए। इन्होंने भी फिर क्या किया, इन्होंने तमिलनाडु में यात्रा शुरू कर दी। और तमिलनाडु में कहां से यात्रा शुरू की, इन्होंने तिरुचि से यात्रा शुरू की थी 13 अप्रैल 1930 को, यानी कुछ ही दिन बाद। और इनको पहुंचना था वेदारण्यम। तिरुचि से चले ये और वेदारण्यम पहुंचे थे 28 अप्रैल 1930 को। यानी कि जिस प्रकार हम महात्मा गांधी की यात्रा को दांडी मार्च कहते हैं, उसी प्रकार सी राजगोपालाचारी जो हैं उनकी यात्रा को वेदारण्यम मार्च कहते हैं। महात्मा गांधी की दांडी मार्च में 78 लोग जुड़े थे। वहीं जब हम बात करते हैं सी राजगोपालाचारी के बारे में, उनकी यात्रा में कितने लोग चले थे, 100 लोग एक साथ चल रहे थे। ठीक है, इन्होंने भी फिर 1930 में इस नमक कानून को तोड़ने के लिए इस नमक सत्याग्रह की यात्रा में भाग लिया। ठीक है, तो ये एक इतिहास से हमने एक क्वेश्चन उठा लिया है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये बड़ा आसान सा था, है ना, तो कोई भी इसमें मुश्किल थी नहीं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जैसे हम अगर बात भी कर ले इस तमिलनाडु क्षेत्र के कुछ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग कौन कौन से थे, एक नाम तो आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, और एक नाम आता है सी सुब्रमण्यम चिदम्बरम पिल्लई भी इसी क्षेत्र के थे। टी एस राजन भी यहीं के थे। कसी नथुनी नागेश्वर राव के कामराज जो एक राजनेता थे वो भी तमिलनाडु के ही थे। ठीक है ना, के संतानम वो भी यहीं के थे। मिंजूर भक्तवत्सलम वो भी यहीं के थे। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मैन अटेम्प्ट्स टू एंड लाइफ बिफोर जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटक का उच्च न्यायालय है, वहां के न्यायाधीश के सामने एक व्यक्ति ने अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया। और उस व्यक्ति ने क्या किया, एक शार्प ऑब्जेक्ट निकाला, यानी कि एक तीखी चीज निकाली और उससे अपना गला काट लिया। ठीक है, इसके बारे में जो बात करते हैं तो वो व्यक्ति कितनी उम्र का था, 51 साल का वो व्यक्ति था, जिसने हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के जज के सामने ऐसा कृत्य किया, अपनी जान देने का प्रयास किया। उस व्यक्ति का नाम है श्रीनिवास। ठीक है, हालांकि इसके बारे में अभी कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। और वहां जब इसने ये काम किया तो वहां के जो सुरक्षा कर्मी थे कोर्ट के, उन्होंने देख लिया तो उन्होंने नजदीकी हॉस्पिटल बोरोइंग हॉस्पिटल में उनको क्या है वहां पर एडमिट करवा दिया है। अब वो आईसीयू में है। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब इन्होंने आत्महत्या क्यों की, लेकिन आत्महत्या जो है वो एक बड़ा मुद्दा है वर्तमान के समय में। ठीक है ना, जैसे हम अंतर्मन में ही घुटते रहते हैं, कुछ बातों को लेकर हम शेयर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हमें नहीं पता है अभी तक कि इस व्यक्ति ने परिसर में आकर ऐसा क्यों किया। इसके पीछे की जो जानकारी है वो हमें धीरे धीरे पता करनी है, और पहले पोस्टमार्टम होगा, बाद में इनके परिजनों से बात की जाएगी कि आखिर मुद्दा क्या था। तो आत्महत्या बहुत बड़ा विषय है, हम अपनी बातें जो हैं कह नहीं पाते हैं। तो आत्महत्या के संबंध में सही कथन की आपको पहचान करनी है। जल्दी से आप इसके बारे में बताइएगा जरा। आत्महत्या से संबंधित जैसे आजकल एक विषय रहता है नौकरी लगना। ठीक है ना, यानी कि हम अगर नौकरी लग जाएंगे तो सब कुछ जिंदगी में पा लेंगे। खास करके विद्यार्थी जीवन में तो ये बहुत है। अभी कुछ टाइम पहले कोटा के बारे में आपने सुना ही होगा, वहां पे कितने ज्यादा विद्यार्थी डिप्रेस्ड रहते हैं और उसी के चलते वो सुसाइड कर लेते हैं।
इसके पीछे आप कह सकते हैं माता पिता जो हैं वो शायद अपने बच्चों से खुलकर बात ना करते होंगे, इसी वजह से बच्चे भी माता पिता से कतराते हैं बात करने में, और वो सोचते हैं कि अगर हम नई नौकरी लगे तो जिंदगी हमारी यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता तो नहीं है। तो माता पिता को भी समझना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आत्महत्या करने वाले लोगों में अपनी योजना के बारे में निश्चित सुराग और चेतावनी होती है। आत्महत्या करने वाले लोग अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात भी ठीक है। आत्मघाती विचार केवल सीमित समय के लिए होते हैं। जैसे मान के चलो आप पर कोई विपदा आन पड़ी और उस समय आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मैं मृत्यु ही चाहता हूं, और आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उस बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, उस समय अगर आप किसी दोस्त से मिल लें या फिर अपने माता पिता से बात करें या फिर अपने भाई बहनों से बात करें, तो वो थोड़े ही समय का खेल होता है कि आपके मन में वो बुरे विचार आ रहे हैं। जैसे ही आप अपने मन को डाइवर्ट करेंगे, वैसे ही आपका मन जो है वो शांत भी हो जाएगा। इस तरह हमारे मित्र थे, ठीक है, वो भी ऐसा डिसीजन लेना चाहते थे। ठीक है, ऐसे 2-3 केस मेरे साथ हुए हैं। मैंने उनको बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया भी था, और अभी वर्तमान में वो अच्छे से जीवन जी रहे हैं और नौकरी भी लगे हुए हैं। 2 शख्स थे, दोनों ही सरकारी नौकरी है अभी। लेकिन एक समय ऐसा था कि वो मृत्यु चाहते थे और कहते थे कि माता पिता के साथ कैसे हम अपनी आंखें मिलाएं। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि माता पिता कितना अपने बच्चों को समझते हैं। ठीक है ना, तो माता पिता पे डिपेंड करता है ये। और माता पिता अगर साथ हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करे, है ना। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी। चलिए जी, कर्नाटक के बारे में बात हो रही थी, तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा सिद्धारमैया, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ कर्नाटक उच्च न्यायालय के बारे में, तो कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है ना, वो कहाँ बना हुआ है, तो वो बेंगलोर में बना हुआ है, जो कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक की जो विधानसभा की इमारत है उसी के सामने वो बना हुआ है, लाल ईंटों से बना हुआ है। और इस कर्नाटक के उच्च न्यायालय की स्थापना 1881 में हुई थी, और कहा जाता है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या वहां पर 40 के आसपास है। ठीक है, जब हम इसके इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय का इतिहास आपको 1884 के आसपास दिखाई देता है। 1884 में मैसूर राज्य के लिए मैसूर न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और काफी लंबे समय के बाद 1973 में इस न्यायालय का नाम बदलकर कर्नाटक उच्च न्यायालय कर दिया गया था, कर्नाटक उच्च न्यायालय। ठीक है ना, तो ये जो वर्तमान का नाम है कब मिला था इस कोर्ट को? 1973 में मिला। तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। बाकी जैसे हम बात करते हैं पिनरई विजयन के बारे में, पिनरई विजयन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक की बात करें तो ये वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करते हैं तो ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार ये बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.5% इन 2024। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में जो दक्षिणी एशिया है वो सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, यानी कि सबसे
ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन पूरे वर्ल्ड में जो होगा वो होगा साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में ही आपको पता है हमारा भारत आता है। तो इस साउथ एशिया की बात करें तो टोटल जो वृद्धि दर है वो 6.1% रहने का अनुमान है 2025 में। तो ये ओवरऑल जो 2024 में इकोनॉमी बढ़ेगी वो 7.5% की दर से बढ़ेगी। और विश्व बैंक ने अपने इस अपडेट के बारे में कब बताया था, तो दक्षिणी एशियाई जो डेवलपमेंट है उसकी अपडेट को लेते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। अब विश्व बैंक जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। विश्व बैंक ने चलो ये तो कह दिया कि हमारा भारत जो है वो इस दर से अब आगे बढ़ेगा, यानी कि इंडियन इकोनॉमी 7.5% की दर से आगे बढ़ेगी। तो इस विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा पहले आपसे बात कर लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक जो डाटा है वो सुरक्षित रखना, इवेल्युएशन रोड मैप। विश्व बैंक जिसे हम अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? IBRD, है ना? IBRD के नाम से भी जानते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो विकासशील देशों को सतत विकास हासिल करने में मदद करता है। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड बैंक, बैंक यानी कि जो पैसे दे सकता हो विश्व स्तर पे, ठीक है ना? तो विश्व स्तर में जितने भी देश हैं जो विकासशील हैं और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें पैसा मुहैया करवाना, उनकी मदद करना, ये उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक की जब बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा वाशिंगटन डीसी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी है और विश्व बैंक का मुख्यालय भी है, ठीक है। जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जुलाई जुलाई 1944 में कहां पे हुई थी? ब्रेटन वुड्स में, ब्रेटन वुड्स में। और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। तो जब हम इस वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं, अब आपको ये लग रहा होगा कि वाशिंगटन जो है ये क्या है, नाम इसका कैसे पड़ा होगा और डीसी का मतलब क्या होता है? तो वाशिंगटन जो नाम है वो तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे पड़ा, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे ये नाम रखा गया था वाशिंगटन। फिर जब हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। उस समय अमेरिका के काव्यात्मक नाम कोलंबिया ही प्रचलित था, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर कोलंबिया शब्द यूज होता था उस समय। इसी वजह से बाद में इस नए शहर का नाम टेरिटरी ऑफ कोलंबिया भी कर दिया गया। और वाशिंगटन डीसी जो है वो वर्जीनिया के पार पोटोमैक नदी पर स्थित एक राजधानी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो जब हम विश्व बैंक की बात कर रहे होते हैं, इसकी कितनी इकाइयां हैं? मुख्यतः इसकी 5 इकाइयां हैं। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन सी वो इकाइयां हैं, तो एक का नाम आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD, ये एक इकाई है। और एक आता है IDA, IDA का मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और एक आता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और एक आपने नाम सुना होगा MIGA, मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक फिर आपने नाम सुना होगा ICSID, ICSID का मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये 5 मुख्य अंग हैं विश्व बैंक के, यानी कि 5 मुख्य इकाइयां हैं। इन्हीं पांचों इकाइयों के तहत ये काम करता है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये, ठीक है।
विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना, सलाह देना, अनुसंधान के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती है वो मुहैया करवाना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी खत्म करना एक प्रकार से इसका मकसद है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। IBRD, इसमें कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर्स हैं। ठीक है। और IDA की बात करते हैं तो इसमें क्या है? 173 मेंबर्स हैं इसमें। इस प्रकार आपको ये विश्व बैंक से संबंधित जो बात है वो ध्यान में रखनी है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड ने भारत की यात्रा की है, और ये न्यूज जो है वो PIB ने प्रकाशित की है। इससे पहले हमने जो न्यूज कवर की है वो द हिंदू की थी, और ये PIB की है। तो बात जब हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल कौन है? मार्क हैमंड, जिन्होंने अभी भारत में आधिकारिक तौर पे यात्रा की है। 3 अप्रैल 2024 को, यानी कि कल ही आए थे ये नई दिल्ली में। और इनके साथ में कौन मिले? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। यानी कि एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, तो लिख देना एडमिरल R हरि कुमार। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख एडमिरल मार्क हैमंड से मुलाकात की। दोनों देशों की नौसेना प्रमुखों के बीच जो बातचीत का मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि कितना हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़कर मजबूत बना सकते हैं, ऑपरेशनल सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारी जो नेवी है उनको प्रशिक्षण हम कैसे दे सकते हैं, और प्रशिक्षण आदान प्रदान भी हम अगर कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और बाकी जो गतिविधियां रहती है कि एडमिरल मार्क हैमंड ने कहां कहां किस प्रकार से ये औपचारिकता की, तो वो भी ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं। भारतीय नौसेना द्वारा प्रस्तुत रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख मार्क हैमंड 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक भारत की इस यात्रा में हैं। तो रक्षा सचिव भी इनसे मिलेंगे और बाकी जो अधिकारी वो भी इनसे मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो ये कई विषयों में एक साथ हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करते हैं IONS की, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम WPNS, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, और जिसे हम ADMM प्लस बोल देते हैं, और क्वाड। तो इस प्रकार के जो संगठन छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत की अहम भूमिका है। आपसी जो मुद्दे हैं उनको समझाने के लिए ये तत्पर है, यानी कि इंडो पैसिफिक जो हमारा क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था जो सुधारी जा सकती है, इस पर काम ये कर रहे हैं। ठीक है ना। जब हम क्वाड के बारे में बात करते हैं, क्वाड एक संगठन है, इसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन क्वाड के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। तो ये कुछ झलकियां हैं, वो यहाँ पर अधिकारी जो आए थे ये देख पा रहे होंगे आप, है ना। ये है वहां के ये अधिकारी हेमंड, है ना, मार्क हेमंड। चलिए जी, अब जिसके बारे में यानी कि हम बात कर रहे थे क्वाड, क्वाड का मतलब हिंदी में देखें तो होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश में ही प्रयोग किया जाता है इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये जो है ना क्वाड, इसमें कुल 4 देश शामिल हैं, 4 देश, क्वाड में 4 देश शामिल हैं। तो कौन सा देश शामिल नहीं है आपको वो बताना है। तो इसमें रूस जो है वो शामिल नहीं है। जिन्होंने 5th ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। बाकी जो 4 बच गए हैं वो चारों के चारों ही क्वाड के सदस्य हैं। ठीक है। यानी क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ये सभी आते हैं। इन चारों देशों के बीच में संयुक्त रूप से एक साझेदारी की गई थी। ठीक है। और एक लक्ष्य रखा गया कि खुले स्तर पर
जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, उसमें एक दूसरे का समर्थन करना। और आपको पता है ना, चीन अड़ंगा लगाता रहता है, कभी कहता है ये मेरा है, कभी कहता है वो मेरा है, ठीक है। तो उस चीन को यहाँ पे से क्या है, खदेड़ना, और बाकी जो देश यानी कि चारों देश आपस में मिलकर ये समझौता किए हुए हैं, तो आपस में सहयोग करना इस क्षेत्र में, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री मार्गों को चीनी प्रभाव से मुक्त करना इसका उद्देश्य है। नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को सुरक्षित रखना, एक उदार व्यापार प्रणाली सुनिश्चित करना, और जो नौ परिवहन है उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, यानी कि जो नाविक लेकर जाते हैं जहाजों को, उनकी भी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। इस प्रकार से आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब हम जब बात कर लेते हैं क्वाड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, और इसकी उत्पत्ति मालाबार अभ्यास के विकास और 2004 की सुनामी से मानी जा सकती है, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहला सुझाव किसने दिया था कि हमें इस प्रकार का ये संगठन बनाना चाहिए, एक साथ हमें आना चाहिए, तो वो जापान की एक सोच थी कि हमें इस प्रकार से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आना चाहिए। उस समय जापान के प्रधान कौन थे, तो वहां के एक मंत्री थे शिंजो आबे। तो शिंजो आबे ने ये प्रस्ताव रखा था, और ये प्रस्ताव साकार भी हुआ क्वाड के रूप में, ठीक है ना। 2007 में इसका ये विचार रखा शिंजो आबे ने, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। एक बार बीच में कुछ चीनी दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर निकल गया था, लेकिन फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया ने एंट्री की 2017 में, फिर से इसका पुनर्गठन हुआ, और इसे हम चतुर्भुज गठबंधन भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। तो ये चार देश जो हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, ये जो राष्ट्रीय ध्वज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहाँ का है, यूएसए का ये ध्वज है। और यूएसए की अगर हम करेंसी की बात करते हैं, तो वहां कौन से चलता है करेंसी, डॉलर। विश्व के सबसे शक्तिशाली मुद्रा की बात करें तो डॉलर का भी नाम आता है। और यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी वहां की राजधानी है, और इसी वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। और ये हमारा ध्वज है, हमारा प्यारा भारत का ध्वज। हमारे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और हमारे भारत की मुद्रा कौन सी है, तो रुपया। तो ये तो हुए क्वाड के दो देश। अब हम बात करते हैं क्वाड के तीसरे देश के बारे में, यानी कि ये जो तीसरा ध्वज दिखाई दे रहा है, ये कहाँ का है, तो आप कहेंगे ये तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज है। आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख आए हुए हैं भारत की यात्रा पे, अभी हमने न्यूज को भी कवर भी किया था। तो जब हम इस ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा। और वहां की मुद्रा क्या है, तो डॉलर, जिसे हम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोलते हैं, AUD, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और फिर जो बच गया है आपका जापान, ठीक है ना, जापान। जापान की राजधानी क्या है और जापान की मुद्रा क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा इसमें से रहेगा। जापान की मुद्रा बता दीजिए और जापान की राजधानी बता दीजिए कमेंट में। अब जैसे आपको पता है, जितनी भी क्लासेस हमारी YouTube पे होती हैं, सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है टेलीग्राम के इस ऑफिशियल चैनल पर। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। जब आप ये सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको पता है, न्यूज कवर होने के बाद हम जो भी जिस दिन हम क्लास लेते हैं उस दिन का इतिहास देखते होते हैं, है ना। तो देश और दुनिया में किसी भी दिन का इतिहास और कई घटनाओं से जुड़ा होता है। ठीक ऐसे ही 4 अप्रैल का भी इतिहास हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन यानी कि आज के दिन ही 4 अप्रैल, सॉरी
एक सेकंड इसको रब कर देते हैं। 4 अप्रैल, आज के दिन ही यानी कि 4 अप्रैल 1949 को एक संगठन की स्थापना हुई थी जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अंटार्कटिक सैन्य संगठन। उत्तरी अंटार्कटिक सैन्य संगठन की शुरुआत यानी इसकी स्थापना कब हुई, आप कहेंगे 4 अप्रैल 1949 को। इसे हम बोलते हैं नाटो। नाटो से तो आपको याद आ ही गया होगा, नाटो की फुल फॉर्म क्या होगी फिर इंग्लिश में, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में। तो नाटो की स्थापना हुई थी इस 4 अप्रैल के दिन 1949 में, ठीक है। तो नाटो के बारे में एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि नाटो का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, जल्दी से इसमें बताने का प्रयास करेंगे। नाटो का मुख्यालय कहां बना हुआ है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है और बेल्जियम के कहां पर, ब्रुसेल्स में। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है आप सभी ने, अति उत्तम। तो जब हम बात कर रहे होते हैं आसियान कंट्रीज की, आसियान है ना, आसियान, तो इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वैसे तो 10 हैं, 11वीं कंट्रीज कौन सी स्थापित की गई थी, तिमोर लेस्टे। आसियान में कौन कौन से देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो ये सभी आसियान देश हैं। और आसियान की स्थापना कहां पे हुई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थापना हुई। और इसे जो यानी कि एक हस्ताक्षर किए गए जिस दस्तावेज पे, उसे हम बोलते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र, ठीक है ना, या फिर आसियान घोषणा पत्र भी बोल दिया जाता है। तो उस समय इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, 5। तो आसियान का जो मुख्यालय बना हुआ है वो जकार्ता इंडोनेशिया में बना हुआ है, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहां पे है, जकार्ता इंडोनेशिया। और जब हम सार्क संगठन की बात करते हैं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षेश, है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसका मुख्यालय कहां पे है, तो आप कहेंगे काठमांडू, नेपाल में है मुख्यालय वहां, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और भी अगर हम इस दिन की बात करें यानी 4 अप्रैल के दिन की ही बात करें, तो कुछ घटना अगर आपको याद आती हो तो, हाँ, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी, माइक्रोसॉफ्ट। आज के दिन ही यानी कि 4 अप्रैल 1975 के दिन बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच में एक समझौता हुआ और इसी समझौते के तहत माइक्रोसॉफ्ट की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आपको पता ही है, ज्यादातर आप यूज करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। तो आप इसमें बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, यानी कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन, यानी जो आपने पहले किया है उसको वापस अनडू करना हो तो आप क्या दबाते हैं। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन ए ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, कंट्रोल प्लस जेड आप दबाते हैं तो वो अनडू हो जाता है। और वापिस अनडू से फिर आपको रीडू करना हो तो क्या दबाना होता है, तो आपको कंट्रोल प्लस में वाई दबाना होता है। तो ठीक है, बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एक्स। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलो कि कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को यहां से उठाकर आपको इस जगह पे टेक्स्ट कॉपी करना है, तो आप पहले क्या बोलेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे। तो कंट्रोल एक्स करने से यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है वो खाली हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जाके जब कंट्रोल वी करेंगे तो वो जो वहां था वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार कंट्रोल यू के लिए कंट्रोल अंडरलाइन होता है। जब आपको
सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी करना हो तो यानी कि सिलेक्ट ऑल करना हो तो Ctrl+A कर देंगे तो आप ये कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट कीज हैं। तो वैसे भी आपने इतना तो यूज किया ही होगा पक्का ही, है ना। तो जब हम और इस दिन की कुछ मुख्य घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो कुछ घटनाएं याद आती हैं, तो चलो लिख लेते हैं 4 अप्रैल के दिन की कुछ अन्य जरूरी। तो जैसे 4 अप्रैल के दिन एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, साहित्यकार, उनका जन्म हुआ था इस दिन। उनका नाम क्या था? उनका नाम है अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनका जन्म, सॉरी इनका तो निधन हुआ था, सॉरी 1987, 4 अप्रैल 1987 को इन साहित्यकार का क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है। और भी अगर कुछ पॉइंट इनके बारे में अगर लिखने हो तो जैसे 4 अप्रैल 1979 की अगर बात की जाए तो 1979 को क्या हुआ था? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो 4 अप्रैल 1979 के दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये वहां के क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। जब हम बात करते हैं 4 अप्रैल 1960 की, 4 अप्रैल 1960 में अफ्रीकी देश सेनेगल ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने की घोषणा कर दी थी। सेनेगल ये एक फ्रांसीसी देश, सॉरी ये एक क्या है? अफ्रीकी देश है जो पहले फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में था, फ्रांस का इस पर कब्जा किया हुआ था। तो बाद में फिर इसने 4 अप्रैल 1960 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इस प्रकार ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और 4 अप्रैल 1916 के दिन ही अमेरिकी कांग्रेस ने क्या किया था? सॉरी अमेरिकी सीनेट ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी। अब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी अमेरिकी सेनेट ने इसी दिन। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हो सकती है जो इस दिन हुई। आपने एक अभिनेत्री का नाम सुना होगा ना, परवीन बॉबी, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। और जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जो एक हिंदी कवि, नाटककार और पत्रकार रहे, उनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को। क्या? माखनलाल चतुर्वेदी, ये नाम भी आपने बहुत सुना होगा। और साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उनका भी निधन इसी दिन हुआ था। चलिए जी, तो आज के दिन का इतिहास क्या रहा वो भी हमने कवर किया। कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज थी वो भी हमने कवर की। उस करंट अफेयर्स की न्यूज को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बनते थे वो भी हमने कवर किए। करंट अफेयर्स का हाथ पकड़ के हम इतिहास में भी चले गए, कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चन भी हमने किए। तो एडू रोही ऑफिशियल शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो मेन चैनल है एडू रोही ऑफिशियल जिसपे हमारी क्लास चल रही है वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। बशर्ते आपको टाइप करना है edurohi24। आप हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है 8307730527। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। और जो हमारी ये क्लास हुई है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है edurohi24। ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे कल। ठीक है, यानी कि 5 अप्रैल को। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।